हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 18 पूर्व न्यायाधीशों ने मोर्चा खोल दिया है और वे सभी मिलकर फिलहाल गृह मंत्री का विरोध कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से उन्हें जजों के इस विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरे मामले को अच्छे जानते समझते हैं। तो फिलहाल हमारे टाइटल का कहना क्या है, ओपोजिशन वी पिक ड्रॉइंग फायर फॉर 2011 साल्वा जुडुम जजमेंट व्हाट इट इज। तो देखिए, दरअसल फिलहाल विवाद का मुख्य केंद्र है साल्वा जुडुम मामला, जो 2011 का मामला है। अब इस दौरान फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ जो 18 न्यायाधीश हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी हैं, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी हैं और साथ ही हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी हैं। सभी ने मिलजुल करके फिलहाल मोर्चा खोला है और मिलजुल कर मोर्चा खोले जाने के पीछे का जो बड़ा रीजन है वो बड़ा रीजन है 2011 के साल्वा जुडुम मामले पर सुप्रीम कोर्ट के न्याय की जो स्थिति थी, जो उनका फैसला था, उस फैसले के लिए एक बयान देना। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान देते हुए ये बताया कि हम लोग देश में वामपंथी उग्रवाद को 2020 से पहले ही खत्म कर लेते, लेकिन 2011 के साल्वा जुडुम मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी बाधा बना और उसकी वजह से हम इस लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त नहीं कर पाए। अब इसी वजह से फिलहाल हमारी केंद्र सरकार कहती है कि 2026 तक हम देश से वामपंथी उग्रवाद को, नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब जब ये बयान आया तो इस बयान के बाद काफी ज्यादा विवाद होने लगा और 18 न्यायाधीशों ने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, पूर्व गलत व्याख्या का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता हिल जाएगी। देखिए, इस पूरे के पूरे मामले का अर्थ ये है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर होता है तो वो कानून और संविधान का पालन करते हुए आदेश देता है। वो भविष्य की चिंता नहीं करता कि वो भविष्य में कहां होगा और कहां नहीं होगा। वो केवल यही उद्देश्य से आगे बातें प्रस्तुत करता है कि मुझे न्याय करना है। तो जो न्याय के सिद्धांत का पालन करने के लिए कही गई बातें हैं, अगर उनका राजनीतिक मुद्दों में किसी प्रकार से विचार विमर्श ना किया जाए, चर्चा ना की जाए और इस प्रकार के गलत आरोप ना लगाए जाए तो बेहतर होगा। दरअसल वर्तमान में हमारे देश में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव चल रहा है और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी। अब दरअसल बी सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन के द्वारा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है और अभी फिलहाल दोनों गठबंधनों के बीच, यानी कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, दोनों के बीच में यही विवाद है कि कौन सा व्यक्ति जीतेगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। तो उसी दौरान जो ये बात थी साल्वा जुडुम मामले पर, एक पॉलिटिकल बयानबाजी थी और इसी वजह से पूरा का पूरा विवाद हम लोग के सामने आया। फिलहाल न्यायाधीशों ने कहा है कि देखिए, बेशक आप राजनीतिक स्थिति में हैं, लेकिन आप सभ्यतापूर्ण प्रचार को बरकरार रखें और साथ ही शालीनता और गरिमा का भी ध्यान रखें, यही बेहतर होगा। तो यह महत्वपूर्ण पूरे के पूरी स्थिति फिलहाल वर्तमान में बनी हुई है। अब न्यायाधीशों और गृह मंत्री के बीच में तो ये विवाद चल रहा है, लेकिन चर्चा का विषय हो गया है साल्वा जुडुम मामला। तो समझना पड़ेगा कि साल्वा जुडुम मामला क्या था और क्या फैसला दिया गया था इस मामले में बेंच के द्वारा, जिस बेंच में न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी भी शामिल थे। तो आइए समझते हैं इस पूरे विषय को। तो देखिए, दरअसल साल्वा जुडुम मामला 2011 का एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया था इसमें। अब दरअसल साल्वा जुडुम मामले की कहानी 2005 से शुरू हुई है और जो मामला था उस मामले को कहा जाता है नंदिनी सुंदर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामला और इस दौरान 5 जुलाई 2011 को जजमेंट इस पे आया था। साल्वा जुडुम ये एक ऐसा शब्द है जिसको गोंडी भाषा में इसका अर्थ बनता है शांति मार्च। तो देखिए, दरअसल ये शांति मार्च की स्थिति जुड़ी हुई है 2005 से। 2005 में दरअसल छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवाद विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था और जो ये नक्सल विरोधी आंदोलन था, इस आंदोलन में राज्य सरकार भी जुड़ी और राज्य सरकार ने जुड़कर दरअसल एक अलग ब्रांच बना जिसको टाइटल दिया गया था विशेष पुलिस अधिकारी। दरअसल इस दौरान राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि राज्य में नक्सल विरोधी अभियान के तहत आदिवासी युवाओं की मदद ली जाएगी और आदिवासी युवाओं को हथियार देकर नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाएगी और नक्सलवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। हालांकि शांति मार्च तो शुरू हुआ 2005 में, यानी कि साल्वा जुडुम तो शुरू हुआ, लेकिन साल्वा जुडुम शुरू होने के साथ ही स्थानीय आदिवासी युवकों को राज्य सरकार ने विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करना शुरू कर दिया और इनको भर्ती की गई और साथ साथ इनको वर्दी भी दी गई और इनको हथियार भी दिए गए। अब इन लोगों का खास उद्देश्य था नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ना। हालांकि शुरुआती स्थिति तो ठीक लगी, लेकिन जल्द ही गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्टें सामने आने लगी, जिसमें यह पता लगने लगा कि जो विशेष पुलिस अधिकारी हैं, इनसे संबंधित मामले सामने आ रहे हैं कि गांव के जलाने जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है, निर्दोषों की हत्या की जा रही है, आदिवासी समुदायों का शिविर में जबरन विस्थापन किया जा रहा है और साथ ही हिंसक विद्रोह हो रहे हैं और विरोध अभियानों के अंदर यह देखा जा रहा है कि
आदिवासी युवाओं का शोषण हो रहा है। अब इन सारे के सारे मामलों के तहत चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और विशेष पुलिस अधिकारी जिन्हें नियुक्त किया गया था उनकी वजह से अव्यवस्था फैलने लगी। अब इसी मामले के मद्देनज़र कुछ खास लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर के पहुंच जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट में सुनवाई की जाती है न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और एस निज्जर की पीठ के द्वारा। अब यहाँ पर न्यायपालिका जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करती है उन सारे पहलुओं में ये पूरा सालवा जुडुम का मामला और साथ ही विशेष पुलिस अधिकारियों को वर्दी देना, उनको हथियार देना, ये सभी चीज़ें देखी जानी समझी जाती है और उसके परिणामों को भी समझा जाता है। निष्कर्ष में सुप्रीम कोर्ट पेश करता है कि देखिए ये पूरी की पूरी भर्ती की स्थिति असंवैधानिक थी, यानी कि आपने जो भी प्रक्रिया की है ये पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक थी, गलत तरह से की गई है और अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का दोनों का उल्लंघन है। जब कभी भी आप कोई भी भर्ती करते हैं तो भर्ती के तहत कुछ निश्चित मानक होते हैं, प्रक्रिया होती है, तभी जाकर के आप उन लोगों को नियुक्त करते हैं। लेकिन आपने यहाँ केवल नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवाओं की यूं ही भर्ती कर ली और ना ही उनको कोई ट्रेनिंग दी गई है और ना ही वो किसी प्रोफेशनल मामले से जुड़े हुए हैं। तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन क्या आप लोगों ने यहाँ पर देखने को मिला है कि विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन किया है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है आपने यहाँ उसका भी उल्लंघन किया है। तो दोनों मामलों के तहत फिलहाल ये कहा गया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से असंवैधानिक थी। साथ ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सालवा जुडुम पर प्रतिबंध लगाया जाता है, अब ये गतिविधि आगे और जारी नहीं रह सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये भी बताया कि जब कभी भी कोई भी समस्या राज्य के सामने प्रस्तुत होती है तो इस दौरान राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उस समस्या का निपटान करे और समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए। इस दौरान किसी भी प्रकार से राज्य अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता और आदिवासी युवाओं का सहारा लेकर नक्सलवाद विरोधी आंदोलन में को आगे बढ़ाना ये पूरी तरह से गलत प्रक्रिया थी। राज्य को ये पूरा काम अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंग करना चाहिए था, इसीलिए आपने कानून और व्यवस्था का यहाँ पर उल्लंघन किया। चीजें बिल्कुल भी सही रूप में इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही यहाँ पर न्यायपालिका ने यह भी बताया कि जब कभी भी किसी भी अपराध के खिलाफ या किसी भी मुहिम के खिलाफ अगर आप कार्य करते हैं और उसको समाप्त करना चाहते हैं तो ये काम आप संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही कर सकते हैं, संवैधानिक सीमाओं से बाहर जाके नहीं कर सकते और इस दौरान मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाना भी जरूरी है। तो ये सारी बातें प्रस्तुत की यहाँ पर 2011 के फैसले का निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और ये बताया कि आपने जो भी किया वो सब गलत है और इसके बाद आदेश दिया गया कि जो विशेष पुलिस अधिकारी आपने नियुक्त किए हैं उन सभी से वर्दी और उनको दिए गए हथियार सब कुछ वापस ले लिया जाए और स्थिति को आगे बढ़ने की अनुमति ना दी जाए किसी भी तरह से। इस दौरान जिन लोगों को ये पूरा का पूरा मामला सौंपा गया था, जो आदिवासी युवा थे, वो पूरी तरह से अप्रशिक्षित थे, वो जिम्मेदारियों को नहीं समझते थे और वो केवल उनको इतना समझ में आता था कि बस हथियार मिल गए हैं चलाने हैं और वो किसी पे भी हमला कर दिया करते थे। ये सारी स्थितियां सामने निकल के आई, यानी कि चिंताजनक स्थिति काफी ज्यादा हो गई थी। अब इसी चिंताजनक मामले के तहत ये समझिए कि काफी ज्यादा मामला गड़बड़ाया और अंत में 2011 में ये फैसला आ गया। अब दरअसल इसी फैसले की चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर ये फैसला नहीं आता तो नक्सलवाद को या वामपंथी उग्रवाद को 2020 से पहले ही समाप्त कर दिया जाता। तो इसी वजह से यहाँ पर 18 न्यायाधीशों ने मिलकर ये बात कही है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति आप इस प्रकार से कार्य करता है, न्यायाधीश के पद की जिम्मेदारी निभाता, तो वो कानून के तहत होता है, संविधान के तहत होता है और बाद में ऐसी चीज़ों को चर्चा ना हो, लोगों के मन में गलत धारणाएं ना बनाई जाए, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ठीक होंगी। तो फिलहाल ये है पूरे के पूरे चर्चा और साथ ही फिलहाल आप लोगों के लिए अंत में है एक ईजी सा क्वेश्चन, सालवा जुडुम किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार आंदोलन, नक्सल विरोधी आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन और महिला सशक्तिकरण आंदोलन। तो फिलहाल मुझे दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सही दिया था या नहीं दिया था? कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एक अच्छा एनालिसिस अपने लिए ढूंढ रहे हैं तो रोज सुबह आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 9 बजे। रोज सुबह 9 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ साथ आपका एडिटोरियल डिस्कशन भी किया जाता है इसी चैनल पे। और इसके साथ ही आप लोग हमारे स्टडी IQ के P2I फाउंडेशन बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहां आप लोगों की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं आपको यहाँ दी जाती है, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है और सिलेबस कवर करवाए जाने के साथ ही आप लोग को करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलती है और आप लोग की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। इसके अलावा आप लोग को 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलती है, ताकि आप लोग की जो समस्याएं हैं तैयारी के दौरान उन सभी का समाधान हो सके। आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिलती है और साथ ही आपको मिलता है कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ताकि आप लोग को पढ़ने के दौरान कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा आपको 11,000 रुपये का कैश प्राइस भी दिया जाता है अगर आप लोग मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं और वहीं आपकी पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप लोग एग्जाम
के लिए प्री क्लियर कर लेते हैं बैच में एनरोल रहते हुए। तो बैचेस फिलहाल 2026, 27, 28 3 वर्षों के लिए चल रहे हैं और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 3 अलग अलग मोड पे चल रहे हैं। तो एनरोल कीजिए क्योंकि एडमिशन की लास्ट डेट है फिलहाल 31 अगस्त, जो बैच चल रहा है उसमें, और काफ़ी बेसिक प्राइस पे आपको सभी चीज़ें मिल जा रही हैं क्योंकि आप लोग एक कोड यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट का, वो डिस्काउंट का कोड है KL Live। अगर आप KL Live कोड यूज़ करते हैं तो ये डिस्काउंट आपको दिलाएगा, जिससे कि आपके जो कोर्सेज है वो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। तो जल्द एनरोल कीजिए। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे, सभी प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, जहां आप लोग को QR कोड स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं और साथ ही आप सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया से भी। तो बस फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही, बाकी हम लोग बाकी करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए सेशन को कीजिए शेयर, और जिन्होंने तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।